आइए दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू करने वाले संज्ञा। संज्ञा को ही नाम कहते हैं। नाम जो है वही संज्ञा है। आपने देखा होगा बिना संज्ञा के तो कुछ भी संभव नहीं है भाषा के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि किसी न किसी का कुछ न कुछ तो नाम होगा। नाम है तो नाम को ही संज्ञा कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? संज्ञा है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें पहले आप देखेंगे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया राम, ठीक है, गुंजन, सीता। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रीलिंग हो, किसी का भी नाम हो सकता है व्यक्तिवाचक में। यानी जिसका नाम, किसी व्यक्ति का नाम है, सोचिएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम हो, किसका नाम हो? वस्तु का नाम। वस्तु का नाम हो तब भी वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे मैंने ले लिया रामायण। रामायण, रामायण एक ही तो है, रामायण है। मैंने यहाँ ले लिया उषा पंखा। उषा पंखा, जो उषा कंपनी है उसका, ठीक है, उषा पंखा। मतलब आप समझ रहे होंगे। मैंने ले लिया यहाँ पे उषा पंखा, ठीक है। ऐसे ही किसी वस्तु का नाम हो सकता है। अगला देखिएगा, किसी स्थान का नाम हो। किसका नाम हो? स्थान का। स्थान का नाम हो, जैसे जयपुर, आगरा, गंगा, ठीक है, हिमालय, हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से किसी स्थान का नाम हो सकता है। गंगा, यमुना, ये सब आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक में क्या होता है? जातिवाचक में जैसे कोई चीज़ है, वस्तु, स्थान, प्राणी, उसके वर्ग का बोध कराता है। याद रखिएगा, जातिवाचक में दो भाग और आते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जातिवाचक के सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे मनुष्य। मनुष्य, अब आप देख रहे होंगे इसमें पूरी जाति आ गई, पुरुष स्त्री से राम, गुंजन, सीता, ये सब मनुष्य तो इसमें सब आ गए। एक मनुष्य, जैसे पशु जाति, मनुष्य जाति, पक्षी जाति, तो ये सब एक उनकी जाति हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? मनुष्य। मैंने कहा लड़की, लड़की, तो देखो पहले मैंने नाम लिया था गुंजन, सीता, अब मैंने यहाँ नाम नहीं लिया, इसमें सब लड़की आ गई, लड़की जात बन गई, ठीक है। आगे देखिएगा घोड़ा, तो यहाँ पे ये पशुओं की जाति होगी, सभी घोड़े हो गए इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ कहा आपसे पंखा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर भी कहा था। हाँ, मैंने यहाँ पंखा कहा है, मैंने ये नहीं कहा है किस कंपनी का है। यहाँ मैं कह रहा हूँ उषा पंखा, तो किसी एक को इंडिकेट कर रहा है, किसी एक पंखे को। पंखे तो कई कंपनी के होते हैं, यहाँ किसी एक को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे जितने पंखे हैं, जितनी कंपनी के, उन सभी को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जातिवाचक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ कह दिया नदी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बस समझना है, एग्जाम्पल पेपर में कुछ ही बोल सकता है, बस समझना है। जब आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति जातिवाचक ये क्या है,
तो आप आसानी से कर पाएंगे। और देखिए नदी, यहाँ मैं लिया था गंगा, यमुना, ये भी तो नदी हैं, लेकिन इनका नाम है, किसी एक नाम से इंडिकेट किया जा रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, मैंने यहाँ नदी कह दिया, तो नदी में तो बहुत सारी नदी आ गई, यानी उनकी एक जाति हो गई नदी। ठीक है, यहाँ आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और भी देखिएगा थोड़ा आगे किसका है, मैंने आगे लिया है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। कुछ विद्वान ने इसे अलग कर दिया द्रव्यवाचक। वैसे संज्ञा आपकी 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, लेकिन यहाँ पे जातवाचक के 2 भाग कर दिए गए, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक, जो हम आपको अभी कराएंगे। अब देखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, जैसे आपके कोई ठोस पदार्थ हो, ठोस पदार्थ, ठीक है, ठोस पदार्थ में अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे सोना है, चांदी है, लोहा है। ठीक है, उसमें ये तो आ गए सोना, चांदी, लोहा। अगर हम द्रव्य पदार्थ देखें, द्रव्य पदार्थ ये सब आपके द्रव्यवाचक में आएंगे। ये सब जैसे घी है आपका, है ना, पानी है, तेल है, दही है। ठीक है, ये सब आपका क्या है, द्रव्यवाचक। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में, आपके पेपर के ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है तो वो सब जातवाचक संज्ञा में आएंगे। ये ठोस, सोना, चांदी, लोहा, घी, पानी, तेल, दही, ये जो भी है सब आपके जातवाचक में आएंगे, क्योंकि ये जातवाचक संज्ञा का ही भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लोहा, अब ये तो आया नहीं आपका द्रव्यवाचक, क्योंकि लोहे को आप पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी से हो जाएगा ना। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, द्रव की तरह बने लगते हैं सब। तो ये आपका हो गया। ठीक है, कुछ आपके गैसीय पदार्थ भी हैं, गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ जैसे धुआं, ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं समूहवाचक में क्या होता है। इसका ना समूहवाचक, समूहवाचक में एक समूह आपका बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, समूह। जैसे आपने देखा होगा सेना, तो सेना 1-2 लोग की तो नहीं होती है, एक समूह में रहती है। कक्षा, क्लास होती है, 1-2 लोग नहीं होती, एक समूह होता है उनका। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा सभा, सभा जो होती है 1-2 लोग की नहीं होती, एक समूह बनता है, तो ये भी होगी आपकी सभा। मैंने आपसे कहा टीम, तो टीम जो बनती है वो 1-2 लोगों से बनती, एक समूह होता है जब आपकी टीम बनती है। आपने देखा होगा ताश की गड्डी, जो ताश होती है, जो आप पत्ते खेले जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो ताश है वो 1-2 पत्ते नहीं होते, एक समूह होता है ताश के पत्तों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेना, कच्चा, सभा, टीम, ताश, ये सब एक समूह बना रहे हों, तो वहाँ पे आपका समूहवाचक संज्ञा होगी। मैं आपको फिर बता दूं एक बार, द्रव्यवाचक संज्ञा के जितने भी एग्जाम्पल हैं, समूहवाचक के जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो सब जातवाचक के अंतर्गत आएंगे। एक जातवाचक है ये सब। अगर पेपर में ये ऑप्शन दोनों नहीं है तो इससे जो आपने सीखा है वो सब आपके जातवाचक संज्ञा में आएंगे, जो मैंने आपको भी बताई थी, क्योंकि ये दोनों जातवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कोई कि सर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग कर दो, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो समझिएगा 5 भाग। तो इस संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। ठीक है, और ऑप्शन में या तो 3 दिया होगा या 5, दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा।
3 आएगा 3 सही लगाएंगे, अगर 5 आ गया तो 5 लगाएंगे, दोनों पेपर में नहीं आएंगे, एक ही आएगा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप आराम से समझ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा में आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? जैसे आपने देखा होगा मंडी में आप जाते हैं, मंडी में तो भाव क्या कभी मतलब स्थिर रहता है? नहीं, भाव बदलता रहता है। किसी भी चीज़ का भाव आप देखिएगा तो कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, है ना? तो भाव हमेशा बदलता रहता है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया मिठास, अब एग्जाम्पल के थ्रू से हम देखते हैं मिठास। एक बात बताइए, आपने कोई चीज़ खाई, क्या मिठास हमेशा बनी रहेगी? नहीं, यानी कुछ देर के लिए मिठास रहेगी, फिर वो मिठास चली जाएगी, यानी बदल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्रोध, तो आप देख रहे होंगे क्रोध है ये कुछ समय के लिए है, फिर क्रोध शांत हो जाएगा, है ना? तो ये भाववाचक ऐसी संज्ञा है जो स्थिर नहीं रहती। भाववाचक संज्ञा ऐसी है जो स्थिर नहीं रहती, कुछ समय के लिए रहती है। मिठास कुछ समय के लिए रहेगी, क्रोध कुछ समय के लिए रहता है, फिर शांत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ कह दिया सुख, तो सुख भी कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है सुख। मैंने कहा बचपन, बचपन, तो बचपन क्या हमेशा रहता है? नहीं, कुछ समय के लिए। बचपन के बाद फिर क्या आती है? जवानी, बुढ़ापा। तो आप देख रहे होंगे ये कुछ समय के लिए। मैंने यहाँ कह दिया जवानी, जवानी, तो जवानी कुछ समय के लिए रहेगी ना, हमेशा तो नहीं रहेगी ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो आप देख रहे होंगे बुढ़ापा भी है, कुछ समय के लिए होता है, इसीलिए यानी भाववाचक संज्ञा में क्या है कि कोई चीज़ बदलती रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी, कुछ समय के लिए रहती है। तो ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, सुंदरता, सुंदरता, तो आप बताइए क्या सुंदरता हमेशा रहती है? नहीं, कुछ समय के बाद तो सुंदरता ढलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जैसे मंडी में भाव बदलता है, ऐसे इसमें हर चीज़ बदलती है, हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती। ठीक है, मिठास हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्रोध हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ समय के लिए रहेगा, सुख भी कुछ समय के लिए रहता है, बचपन भी कुछ समय के लिए रहता है, जवानी भी कुछ समय के लिए रहती है, बुढ़ापा भी कुछ समय के लिए रहता है, सुंदरता भी कुछ समय के लिए ही रहती है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप संज्ञा समझ गए होंगे। फिर मैं आपको एक बार बता दूँ कि संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? द्रव्यवाचक संज्ञा, ये रहा द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। जितने एग्जाम्पल हैं, अगर ये दोनों नहीं आते हैं ऑप्शन में तो आप क्या लगाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे संज्ञा सीख ली है। अब हम सीखेंगे इसके बाद सर्वनाम। क्या सीखेंगे? सर्वनाम। ठीक है, आइए देखते हैं सर्वनाम को। बात आती है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। देखिए, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने का होता है? 6 प्रकार का। ठीक है, सर्वनाम 6 प्रकार का है। सर्वनाम मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला। जैसे मैं कहूँ कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि राम यहाँ पे क्या है? संज्ञा है ना। अब राम की जगह मैं नाम नहीं लूँगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा? वह घर जाता है। तो बात समझ आ गई। संज्ञा के स्थान पे मैं यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहा हूँ? कुछ और इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो सिंबल है आपका, वो सर्वनाम कहलाता है। मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, जिससे कि आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
और आगे है संबंधवाचक सर्वनाम और नीचे है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको कैसे याद करेंगे, कौन सा क्या है, तो आप बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा हम पेज को ऊपर लेते हैं और देखते हैं पहले पुरुषवाचक को। ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भाग कर दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और यही पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उनमें से आपका जो पुरुषवाचक है इसी को सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे आपका सी टेट का हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्तम पुरुष कैसे याद रखें। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझेगा, दूसरे को कभी नहीं समझता उत्तम। उत्तम पुरुष यानी व्यक्ति अपने आप को समझता है, स्वयं को। तो देखो जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं वो स्वयं के लिए आ रहे हैं। देखो मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, ये सब अपने लिए बात कर रहा है। तो इससे हम याद रखेंगे कि हर व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझता है, किसी दूसरे को कभी नहीं समझेगा कि वो उत्तम है, बढ़िया है, नहीं। हर व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं सबसे उत्तम हूँ। तो एग्जाम्पल में देखो स्वयं के लिए आ रहा है सारी चीज़ें, मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, यानी खुद के लिए कोई बात आए तो वो समझो उत्तम पुरुष है। ये सब उत्तम पुरुष के हो गए। ठीक है, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम समझता है व्यक्ति अपने पड़ोसी को। किसको समझता है? अपने पड़ोसी को, कि ये मध्यम है। जैसे तू, तुम, तेरा, आप, आपका, ये इसके पड़ोसी हैं। जैसे वो पड़ोसियों से बात कर रहा हो कि तू ये ले ले, तुम वहाँ चले जाओ, तेरा घर ये है, आप वहाँ जाओ, ये आपका है। तो ये पड़ोसियों से बात कर रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ आप देख रहे होंगे कि उत्तम पुरुष व्यक्ति खुद को समझता है, तो ये सब स्वयं के लिए लिखे हैं। देखो, मध्यम पुरुष पड़ोसी को समझता है, तुम, तू, तेरा, आप, आपका, तो ये सब क्या है? पड़ोसियों के लिए। जैसे तू घर चला जा, तुम ये काम कर लो, तेरा ये काम है, आप वहाँ जाओ, आपका ये आपका है। तो ये सब क्या है? ये पड़ोसियों के लिए बात कर रहा है वो। तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष बात करता है वो तीसरे व्यक्ति के लिए, न खुद के लिए न पड़ोसी के लिए। तीसरा व्यक्ति जो दूर है वो कहेगा, वह व्यक्ति देखो खड़ा है ना, दूर जो खड़ा होगा वो अन्य पुरुष के लिए हो गया। वह, वे व्यक्ति बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, दूर के बारे में बात करेगा। उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, इसे ऐसा करना चाहिए, उसका ये हाल है। तो इस तरह, यानी ये तीसरे व्यक्ति का है जो दूर है उससे। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आप याद रखेंगे। एक बार फिर देख लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था उत्तम पुरुष व्यक्ति स्वयं को मानता है, दूसरे को तो किसी भी हाल में नहीं मान सकता। स्वयं को मानेगा तो देखो स्वयं के लिए आ रहा है, मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, अपने बारे में बात कर रहा है बस, किसी और से कोई मतलब नहीं। मध्यम पुरुष में वो पड़ोसी को समझता है। मध्यम पुरुष तो कह रहा है तू ये काम कर ले, तुम ये काम कर लो, तेरा ये काम है, आप वहाँ चले जाओ, ये आपका काम है। तो ये सब क्या है? पड़ोसियों से बात कर रहा है। अन्य पुरुष में क्या हो गया? जैसे कोई तीसरा व्यक्ति कहीं और जाके खड़ा हो दूर, यानी वो उसके आसपास भी नहीं है, दूर है। वह व्यक्ति ऐसा है, वे वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, उसे ये काम नहीं करना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो उसका काम है। तो ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, सोचो अन्य पुरुष है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा, जिससे हम देखते हैं निश्चयवाचक। देखिए, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में देखो, नाम से ही देख लो, कोई बात निश्चित हो जाए। क्या हो जाए? निश्चित, उसमें कोई दुविधा ना रहे, निश्चित हो जाए कि हाँ ये वस्तु इसकी है तो है। जैसे तुम देखो, वह आपकी घड़ी है, तो यहाँ निश्चित है ना। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये उसकी घड़ी है
या इसकी घड़ी, कुछ नहीं। निश्चित हो गया कि वह आपकी घड़ी है, तो यहाँ पे जो वह आ गया वो क्या है, निश्चित है। इस वाक्य में क्या है, निश्चित है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, तो यहाँ मैंने निश्चित कर दिया कि यह घर मेरा है और किसी का नहीं है, घर मेरा है, तो यहाँ बात निश्चित हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई, तो निश्चयवाचक हो गया। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित मतलब वो निश्चित ही नहीं है। जैसे कोई जा रहा है, अब पता नहीं कौन जा रहा है, निश्चित तो है नहीं, क्या पता कौन जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है या कोई समूह जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है, तो यहाँ निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे कोई क्या हो गया, अनिश्चित। वह कुछ खा रहा है, अब निश्चित ही नहीं क्या खा रहा है, सेब खा रहा है या सब्जी खा रहा है या रोटी खा रहा है या कुछ और खा रहा है, पता नहीं, तो यहाँ निश्चित तो है नहीं कुछ। निश्चित होता जैसे वह सेब खा रहा है, मैं यहाँ पे कह दूँ कि वह सेब खा रहा है, तो निश्चित हो गया कि वह सेब खा रहा है, तो निश्चयवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह कुछ खा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कुछ, कुछ क्या है ये, अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो गया। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, किसने कहा था, पता नहीं, निश्चित तो है नहीं, तो ये हो गया अनिश्चित। बात समझ में आ गई ना। तो कितने आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं। बस इस तरीके से देखना है, जहाँ निश्चित ना हो कि ये काम किसने किया है तो अनिश्चित हो गया, और जहाँ निश्चित है कि हाँ ये इसका है या उसका है या उसने किया, तो वो निश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से आ रहा प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपने देखा होगा, जैसे ये लगे हैं, तो इसी से आप देखकर पता लगा लेंगे कि ये प्रश्नवाचक, यानी किसी से हम सवाल पूछें तो वो क्या है, प्रश्नवाचक। सिंपल है, इसमें तो कुछ हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे वह क्या लाया, हम किसी से पूछ रहे हैं घर पे कि वह क्या लाया, सवाल पूछ रहे हैं ना, तो क्या यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक। किसकी पुस्तक पढ़ी है, पूछ रहे हैं घर पे कि किसकी पुस्तक पढ़ी है, ये किसकी, तो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितना संबंध सरल है। आगे देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संबंधवाचक, इसमें एक दूसरे का संबंध बताया जाएगा। कैसे, देखिएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ संबंध जो और सो का है, यानी यह जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी पढ़ने का और पास होने का संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ जो और सो जो हो गए वो क्या है, संबंध, इनकी सहायता से संबंध बताया जा रहा है, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ गुड़ और मीठे की जो बीच का संबंध बताया जा रहा है कि कितना मीठा है, तो उसके लिए हमने क्या किया इस्तेमाल, जितना और उतना, तो ये एक दूसरे का संबंध बताने का काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, जो आया है सो जाएगा, क्या है, जो आया है सो जाएगा, तो आप बता रहे हैं आना और जाना जो है वो इन दोनों संबंध बता रहे हैं कि जो आया है सो जाएगा। बात समझ आ गई ना, संबंध, ये दोनों संबंध बता रहे हैं। संबंधवाचक में डबल डबल होगा, इसका और एक ध्यान रखेंगे आप। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हमने यहाँ पे सर्वनाम कंप्लीट कर लिए, अब देखेंगे विशेषण। अब क्या देखेंगे, विशेषण। ठीक है, आइए विशेषण से देखने से पहले हमारा एक और बचा हुआ है सर्वनाम, उसे देख के फिर हम यहाँ पे विशेषण शुरू करने वाले हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम, अंतिम बचा हुआ है निजवाचक सर्वनाम। निज का नाम से देखो आप, यहाँ पे निजी, निजी के बारे में बात हो रही। कहते ना जैसे घर में आपकी समर लगी है या आपका कोई अन्य चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा निजी है, खुद का, किसी दूसरे का नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तो बताइए वो अपना काम निजी कर रहा है ना, खुद, दूसरे से नहीं करवा रहा है, खुद से कर रहा है, निजवाचक। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, देखो उससे कह रहा है तुम अपनी पढ़ो, किसी और की नहीं, अपनी खुद की पुस्तक, निजी। ठीक है ना, वो अपनी नहीं दे रहा है ना ही दूसरे से किताब, कह रहा है तुम्हारी जो पुस्तक है अपनी खुद की निजी,
उससे पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपना, अपनी, ये सब क्या हो गया, निजवाचक। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यानी वो किसी और से मतलब नहीं, खुद को सुधार रहा है, निजी, अपने आप को। समझ गए ना, ये आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं विशेषण पे, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विशेषण। आइए, अब विशेषण है क्या? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला है। क्या है? संज्ञा, अभी हम पढ़ चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम कर रहा है कौन? विशेषण। तो यहाँ जो मैंने कुछ लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है परीक्षा में, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्या, अगर आप ये समझ गए तो फिर कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, नीला आकाश। क्या लिया? नीला आकाश। देखो, आकाश की विशेषता बताई जा रही है, क्या, कैसा है? नीला है। तो जो विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, से आकाश नीला है, विशेषता क्या है इसकी? ये नीला है, तो उसे कहेंगे हम विशेषण। और जिसकी विशेषता बता रहे हैं आकाश की, उसे कहेंगे विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, और विशेषता जो बताई जा रही है वो विशेषण। ठीक है, एक और देख ले एग्जाम, दुबला आदमी। आदमी कैसा है? दुबला। तो आदमी की विशेषता है ये, कैसा है वो? दुबला है, तो उसे कहेंगे विशेषण। और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हो गया विशेष्य। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है परीक्षा में, जो कई बार पूछी जा चुकी है, वो मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा, देखिएगा। ठीक है, देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। क्या यहाँ पे? वह बहुत तेज दौड़ता है। तो आप मुझे बताइए कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है? वह के बारे में। मैंने आपसे क्या कहा था, संज्ञा या सर्वनाम। तो ये यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था? संज्ञा थी, क्योंकि ये नाम है, ये नाम की जगह पर है। ठीक है, मैं यहाँ ऐसे भी कह सकता था कि आकाश बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तब यहाँ क्या होता है? विशेष्य, यानी इसके बारे में बताया जा रहा है कि विशेष्य है। और क्या बताया जा रहा है? विशेषता उसे क्या है? तेज दौड़ता है। जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। और विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि बहुत तेज। तो जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये बिंदु है बहुत, भाई वह तेज दौड़ता है, तो उसकी विशेषता है कि तेज दौड़ता है, तो ये विशेषण हो गया। और विशेषण की भी विशेषता है कि बहुत ज़्यादा, यानी बहुत, तो वो हो गया प्रविशेषण। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिएगा जिससे आपका स्पष्ट हो जाएगा। मीरा अत्यंत सुंदर है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, तो देखो, मीरा सुंदर है, तो मीरा की विशेषता बताई जा रही है। कैसी है मीरा? सुंदर है। तो मीरा क्या होगी यहाँ पे? विशेष्य। मीरा यहाँ पे क्या होगी? विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेषण। अब आप देखो, सुंदर तो है ही है, और वो क्या कह रहा है? अत्यंत, यानी सुंदर से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मीरा अत्यंत, यानी विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है, तब यहाँ पे कहा जा रहा है प्रविशेषण। बात समझ में आ गई ना? तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे विशेषता की भी विशेषता बताए उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। यहाँ पर परीक्षा में ऐसे पूछेगा, कोई एक वाक्य ऐसे दे देगा, कहेगा कि इसमें बताइए विशेष्य क्या है। ऑप्शन ये सब, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेष्य। जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताई जा रही है, विशेषता क्या है इसमें? सुंदरता। तो ये हो गया विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वो होगा आपका प्रविशेषण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और यहाँ से 1 नंबर आने की पूरी संभावना है। अब बात आती है विशेषण के प्रकार। आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। बस जो मैंने ऊपर बता दिया इसी से आपका काम हो जाएगा, इसी से आपको
परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे गुणवाचक विशेषण, किसी व्यक्ति में जैसे हम जाते हैं कहते हैं गुण कैसे होना चाहिए, ये व्यक्ति में देखना चाहिए कि कैसे गुण हैं। तो यहाँ देखते हैं किस टाइप के गुण आपके हैं। रंग से संबंधित हो, जैसे काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, तो ये सब रंग हो गए ना। मोटा है कि पतला है, अच्छा, भला, बुरा, गोल, चौकोर, ये सब गुणवाचक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, गुण तो है कि अच्छा है कि भला है कि वो बुरा है, गोल है कि चौकोर है, मोटा, पतला, रंग कोई भी हो, है ना। तो ये सब गुणवाचक आ गए, सिंपल है। अगला है संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो नाम से इसमें हो रहा है स्पष्ट, इसमें संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संख्या का। संख्या भी दो भागों में कर दी, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित कैसे? मैं कहूँगा 10, 20, 10 लोग वहाँ जाओ, 20 ये काम करो, 12, 8, पहला, तीसरा, 8वां। नहीं, कोई भी जो संख्या वो निश्चित है कि हमें इतनी संख्या से काम कराया जा रहा है या इतनी संख्या उसमें दे रखी है। अनिश्चित में देखेगा कई लोग थे वहाँ पे, कई लोग में क्या निश्चित है, पता नहीं कितने थे, 10 थे कि 12 थे कि 20 लोग थे, कुछ लोग। तो यहाँ भी क्या निश्चित तो है नहीं, तो अनिश्चित हो गया। सब लोग, तो यहाँ भी संख्या नहीं बताई गई, है ना, क्योंकि वहाँ अनिश्चित है। थोड़े लोग, तब भी अनिश्चित हो गया। बात समझा कि नहीं आई? अगला है आपका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेत यानी किसी को संकेत करके कहना। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो हम गेंद की ओर संकेत कर रहे हैं इस, तो ये क्या है? संकेत कर रहे हैं। उस पुस्तक को पढ़ो, संकेत कर रहे हैं उस वाली पुस्तक को पढ़ो, बाकी की छोड़ दो। तो उस, वह कौन गा रही है, तुम संकेत कर रहे हैं कि कोई दूर खड़ा है और वहाँ संकेत हो रहा है कि वह कौन गा रही है। 4-5 लोग खड़े हैं, उसमें कह रहे हैं वह कौन गा रही है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे 2 और बचे हुए हैं, बस थोड़ा सा है, और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक मतलब होता है नापतोल से। कैसे होता है? नापतोल। नापतोल आपकी देखो, एक तो निश्चित होती है, एक अनिश्चित होती है। कैसे? गांव की भाषा में यहाँ लिख भी दिया है, यहाँ नापतोल से मतलब है। परिमाणवाचक का मतलब ही है नापतोल, ये होता है परिमाण का मतलब होता है नापतोल। कैसे? लीटर में हो सकती है माप, निश्चित कैसे? 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर। मीटर में भी हो सकती है, 5 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 15 मीटर, 1000 मीटर, है ना। किलोमीटर में हो सकती है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो उसकी माप है वो निश्चित है। 8 किलो, 10 किलो, 10 कुंटल, 50 कुंटल, तो ये सब तौल हो रही है यहाँ पे, है ना, मापा जा रहा है। किसी को लीटर से, किसी को मीटर से, किसी को किलोमीटर से, किसी को कुंटल से। तो यहाँ सब मापने का काम हो रहा है निश्चित। जहाँ मापने का काम होगा वहाँ पे होगा परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या है? जिसमें उस माप की निश्चित मात्रा नहीं होगी। जैसे मैं आपको थोड़ा दूध दे दूँ, और थोड़ा कितना? 1 चम्मच के, 2 चम्मच के, 3 चम्मच, निश्चित तो नहीं हुआ। हम कह रहे थोड़ा दूध, कम से कम। अब कम से कम कितना? निश्चित तो है नहीं कुछ, है ना। कम से कम पानी, तो समझना, कोई भी चीज़ हो जहाँ निश्चित ना हो बस, लेकिन हो नापतोल का ही काम। हम कहें कपड़ा लेने गए, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा सा कितना? पता नहीं। तो यह निश्चित नहीं है। जहाँ निश्चित होगा तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और वैसे अनिश्चित वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना परिमाण क्या है, इसमें नाप तोल का काम होना है। ठीक है, बस अंतिम आपका बचा हुआ है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जैसे जोधपुरी जूती, तो यहाँ विशेषता क्या है? जोधपुर में फेमस क्या है? जूती जो है जोधपुरी फेमस है, जोधपुरी। बनारसी साड़ी, तो ये विशेष है ना, और ये व्यक्तिवाचक भी है ना। बनारसी, कश्मीरी सेब, सेब आपके जो फेमस है कहाँ के हैं? कश्मीरी। तो ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी व्यक्तिवाचक की विशेषता बताई जा रही हो, तो आप यहाँ पे हो गया जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब। इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को, अगर आपके समझ नहीं आता है तो हमें आप
कमेंट करके बताएं तो मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप चाहें तो इसको एक बार दोबारा देख के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।